अध्याय 66 मार्शल हाउस के संसाधन। नोट: अब से मार्शल क्वार्टर को मार्शल क्वार्टर में बदल दिया जाएगा। हम पहले वाले का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर यह एक टाइप था, चूंकि मार्शल और मार्शल ध्वनि मूल रूप से एक ही है। इस समय लिन मिंग के सामने जीवन में एक उज्ज्वल लौ फूट पड़ी। मम्मर ध्वनि संचारित तावीज। 15 घंटे में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मार्शल स्टेज पर पहुंचे। मार्शल हाउस रैंकिंग युद्ध में उनकी रैंकिंग के आधार पर शिष्यों को संसाधन आवंटित करेगा। मार्शल हाउस के संसाधन। खुशी से भरे दिल के साथ लिन मिंग ने लंबे भाले को अपनी पीठ पर बांधा और जितनी जल्दी हो सके पहाड़ से नीचे उड़ गया। हालांकि वह अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा था, फिर भी वह पहले की तुलना में 30% धीमा था, क्योंकि वह अपनी पीठ पर इतना भारी भाला ले जा रहा था। पहले वह प्रभावशाली ताकत और चपलता के साथ पेड़ की शाखाओं के बीच से छलांग लगा सकता था, लेकिन वर्तमान में वह केवल मोटी, घुटनों तक ऊंची घास के बीच से ही दौड़ सकता था। हर कदम पर वह अपने नीचे के पत्तों को चपटा कर रहा था, जबकि वह अपने ऊपर भाला लेकर चल रहा था। पीछे। लेकिन इससे लिन मिंग को परेशानी नहीं हुई। वास्तव में वह और भी अधिक उत्साहित था। इतना भारी भाला ले जाना भी एक प्रकार का अभ्यास था। 1.25 घंटे के बाद लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में मार्शल स्टेज पर पहुंचे। प्रशिक्षक होंग शी बहुत पहले ही वहां पहुंच चुके थे, और अर्थ हॉल के 20 नए छात्रों में से अधिकांश भी आ चुके थे। लिन मिंग को आते देख होंग शी ने हाथ उठाया और लिन मिंग की ओर एक जेड स्लिप फेंकी। संसाधन विवरण अंदर है, अपने आप को देखो। हाँ, प्रशिक्षक। लिन मिंग ने अपनी आत्मिक शक्ति जेड स्लिप में डाल दी। अंदर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का एक विस्तृत नक्शा था, और मार्शल हाउस में संसाधन स्थानों के अनुभागों को विस्तार से रेखांकित किया गया था। जेड स्लिप की रोशनी के अंदर मार्शल कलाकारों द्वारा खेती करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मारक सरणियां थीं। वे थे गोल्डन सोल्जर हॉल, वुड पपेट लेन, लावा गुफा, बोल्ड ढलान, बर्फीले तालाब का झरना, हिंसक पवन सुरंग और थंडर वैली। इन सातों को धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, बिजली और हवा की हत्या करने वाले 7 प्रमुख तत्वों के रूप में जाना जाता था। ये 7 प्रमुख हत्याएं पूरे वर्ष लगातार चालू रहीं, और उन्होंने भारी मात्रा में असली सार पत्थरों का उपभोग किया। हालांकि हत्या करने वाले समूह लगातार सक्रिय थे, वे एक समय में केवल 12 लोगों को ही एक साथ अभ्यास करने की अनुमति दे सकते थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में बहुत सारे शिष्य थे। उन सभी को उनकी इच्छानुसार आने की अनुमति देना असंभव था, इसलिए समय आवंटित करने का एकमात्र तरीका शिष्यों के लिए रैंकिंग स्टोन तक संघर्ष करके इसे अपने लिए हासिल करना था। जो शिष्य रैंकिंग स्टोन पर नहीं थे, वे प्रवेश के पात्र नहीं थे, और शिष्यों को समय आवंटित करने के लिए रैंकिंग का पालन करना पड़ता था। लिन मिंग की रैंकिंग के मुताबिक वह हर महीने 3 दिन तक किसी भी किलिंग एरे में प्रैक्टिस कर सकते थे। इस साधना अभ्यास के अलावा लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के डिपॉजिटरी में प्रवेश करने और निम्न श्रेणी मानव चरणीय साधना पद्धति और 2 निम्न श्रेणी मानव चरण मार्शल कौशल मैनुअल का चयन करने के लिए भी योग्य थे। लिन मिंग साधना पद्धति और मार्शल कौशल जेड पर्चियों को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बाहर नहीं ला सके, लेकिन वह उन्हें डिपॉजिटरी से बाहर ला सकते थे और अपने समय में उनका अध्ययन करने के लिए अपने निवास पर वापस ला सकते थे। मार्शल कौशल और खेती के तरीके और खेती करने के लिए सरणी, ये सबसे मूल्यवान संसाधन हैं जो 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रदान कर सकता है। मार्शल कौशल एक मार्शल कलाकार की युद्ध कौशल और बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। साधना पद्धति मार्शल आर्ट का मूल है, और एक हत्या सरणी में अभ्यास करने में सक्षम होने से एक मार्शल कलाकार की साधना में तेजी आ सकती है और उन्हें आधे प्रयास के साथ दोगुने परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। कई शिष्य इन 3 संसाधनों के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में आते हैं। उद्धरण चिन्ह। इन 3 संसाधनों में से
सबसे महत्वपूर्ण खेती विधि मैनुअल है। लेकिन मेरे पास अराजक गुण कॉम्बैट मेरिडियन है, इसलिए उनके पास यहां मौजूद साधना पद्धतियां मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती हैं। इस समय मुझे जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है एक मार्शल कौशल और एक साधना कक्ष। यह अफसोस की बात है कि मैं महीने में केवल 3 दिन ही अभ्यास कर पाता हूं। यह पर्याप्त समय नहीं है। मुझे रैंकिंग स्टोन पर जितनी तेजी से हो सके ऊपर उठना है। लिन मिंग ने अपने मन में वह सब कुछ रेखांकित किया जिसकी उसे आवश्यकता थी। फिर उसने जेड स्लिप से अपनी आत्मिक शक्ति वापस ले ली। होंग शी ने कहा, अंततः हर कोई आ गया है। अब आप सभी मेरा अनुसरण करें। हम डिपॉजिटरी में जा रहे हैं। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का भंडार एक मंडप था जिसे आंतरिक और बाहरी कमरों में विभाजित किया गया था। केवल मुख्य शिष्य ही भीतरी मंडप तक पहुंच सकते थे। बाहरी मंडप बाकी शिष्यों के लिए था। आंतरिक मंडप में शीर्षगुप्त साधना विधियां और कौशल पुस्तिकाएं थीं जो 7 गहरी घाटियों के स्वामी और संतों द्वारा छोड़ी गई थीं। बड़े जुर्माने के तहत इन मैनुअल और जेड पर्चियों को बाहरी लोगों को सौंपने की अनुमति नहीं थी। लिन मिंग इस समय केवल बाहरी मंडप में ही प्रवेश कर पाए थे। हालांकि बाहरी मंडप की साधना विधि नियमावली भीतरी मंडप की तुलना में एक ग्रेड कम थी, लेकिन उनके पास आंतरिक मंडप की तुलना में बहुत बड़ा संग्रह और उच्च स्तर की विविधता थी। अंदर कई हजार जेड पर्चियां थीं जिन्हें 600 वर्षों में 7 गहरी घाटियों द्वारा एकत्र और संचित किया गया था। कभी कभी 7 प्रोफाउंड वैलीज का एक शिष्य एक मिशन से गुजरता था और रास्ते में वे अन्य मार्शल कलाकारों के साथ विवादों में आ जाते थे और उन्हें मार डालते थे। इन मार्शल कलाकारों के पास अक्सर खेती विधि वाली जेड पर्चियां होती थीं। हालांकि ये जेड पर्चियां 7 गहरी घाटियों के शिष्यों के लिए बेकार थीं। वे उन्हें संप्रदाय को बेचने में सक्षम थे और इससे 7 गहरी घाटियों में खेती पद्धति वाली जेड पर्चियों की संख्या में वृद्धि होगी। हालांकि ये साधना विधियां 7 गहरी घाटियों की वैध मूल विधियां नहीं थीं, इसलिए वे इन्हें क्षेत्रीय मार्शल हाउसों में वितरित करेंगे ताकि वहां के शिष्य उनका अध्ययन कर सकें। फिर भी ये सभी साधना विधियां स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर बेहद मूल्यवान थीं। 20 नए अर्थ हॉल शिष्यों में से उनमें से कई ने कभी भी साधना पद्धति का अभ्यास नहीं किया था। इसलिए एक बार जब वे इस बाहरी मंडप में आए और चुनने के लिए विकल्पों का इतना विशाल संग्रह देखा, तो कई लोगों की सांसें थम गईं और वे उत्साह से रंग गए। लिन मिंग के डिपॉजिटरी में पहुंचने के बाद उसने अपनी जेड स्लिप अपने हाथों में वार्डन बुजुर्ग को सौंप दी, जो बाहरी मंडप की रखवाली कर रहा था। इस जेड स्लिप में न केवल संसाधनों पर वितरण की जानकारी थी, बल्कि यह लिन मिंग के डेटा और परिणामों के रिकॉर्ड के रूप में भी काम करती थी। वार्डन बुजुर्ग ने अपनी आत्मिक शक्ति से जेड स्लिप की जांच की और फिर लिन मिंग से कहा, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक साधना पद्धति और 2 मार्शल कौशल चुन सकते हैं। आप 3 जेड पर्चियां डिपॉजिटरी से बाहर ला सकते हैं, लेकिन वे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस को नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा यदि बहुत सारे लोग जेड स्लिप चाहते हैं, तो आपको एक अपॉइंटमेंट आरक्षित करने की आवश्यकता होगी और आप इसका अध्ययन करने की अवधि रैंकिंग स्टोन पर आपकी रैंक पर आधारित है। किसी खेती पद्धति की जेड स्लिप की नकल करना बहुत कठिन और परेशानी भरा था, इसलिए प्रत्येक प्रति दुर्लभ और अद्वितीय थी। कुछ साधना विधियां दूसरों की तुलना में बहुत अधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित थीं, और यदि कई अन्य शिष्यों ने उस विशिष्ट विधि का अध्ययन करना चुना, तो समय और संसाधनों में संघर्ष होगा। आरक्षण समय की व्यवस्था करना व्यक्ति की अपनी रैंकिंग पर निर्भर करेगा। इसलिए निम्न श्रेणी के शिष्य अक्सर एक प्रसिद्ध या प्रमुख साधना पद्धति का चयन नहीं करते थे, अन्यथा उनके पास इसका अध्ययन करने के अधिक अवसर नहीं होंगे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस वास्तव में वह जगह है जहां ताकत सर्वोच्च होती है। यहां रैंकिंग ही मायने रखती है। लिन मिंग ने भावना के साथ आह भरी और फिर डिपॉजिटरी में चले गए। इस समय भंडार में बहुत से शिष्य एकत्र थे, परंतु उनमें से किसी के मुंह से तनिक भी आवाज नहीं निकल रही थी। यदि कोई ध्यान से सुने,
तो वह सुन सकता है कि ये शिष्य आधे अगरबत्ती के स्थान के लिए भी अपनी सांसें रोके हुए थे, क्योंकि वे ज़ेड पर्चियों में साधना विधियों का एकाग्रचित होकर अध्ययन कर रहे थे। इतने सारे स्वामी। लिन मिंग ने हल्की सांस ली। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस वास्तव में झुके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन का अड्डा था। जू यान एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा थी, जिसे ग्रीन शहतूत शहर में सर्वश्रेष्ठ में स्थान दिया गया था, लेकिन यहां 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में वह केवल शीर्ष 30 में ही शामिल हो सका। होंग शी ने कहा, चुनना शुरू करें। चिंता मत करो, अभी बहुत समय है। अपना चुनाव सोच समझकर करें। ज़ेड पर्चियां जिन पर कोई निशान नहीं है, वे कौशल और खेती के तरीकों में सबसे बुनियादी हैं। मार्क्स वाले को ग्रेड मिलती है। लाल निशान मानव चरण की निम्न श्रेणी है और बैंगनी निशान मानव चरण की मध्यम श्रेणी है। प्रत्येक ज़ेड स्लिप के पास एक रिकॉर्ड है जो दर्शाता है कि कितने लोगों ने उसे चुना है। यदि आपकी रैंकिंग बहुत कम है, तो मेरा सुझाव है कि आप वह न चुनें जो बहुत पसंदीदा हो, अन्यथा चूंकि समय आपकी रैंकिंग के अनुसार आवंटित किया गया है, इसलिए आपके पास इसका अध्ययन करने का अधिक अवसर नहीं होगा। मार्शल हाउस के नियमों के अनुसार 100 से 200 रैंक के बीच वे केवल निम्न श्रेणी की मानव चरणीय साधना विधि मैनुअल चुन सकते थे। लिन मिंग की रैंकिंग अपेक्षाकृत ऊंची थी, इसलिए वह एक लोकप्रिय खेती पद्धति चुन सकते थे। हालांकि निम्न श्रेणी की मानव चरणीय साधना पद्धति का उल्लेख न करते हुए भी, भले ही यह उच्च श्रेणी की मानव चरणीय साधना पद्धति हो, लिन मिंग को इसमें पूरी तरह से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन उसे अभी भी ऐसा दिखना था मानो वह एक चाहता हो। इसलिए उसने सभी अलमारियों को खंगालना शुरू कर दिया। प्रत्येक साधना पद्धति के पास एक लेबल होता था जो प्रतीक कागज से बना होता था, जिस पर उन शिष्यों के नाम होते थे जिन्होंने उस साधना पद्धति को चुना था। लोकप्रिय खेती के तरीकों में अक्सर 4 या 5 नाम होते थे, लेकिन कम लोकप्रिय तरीकों के पास अक्सर कोई नाम नहीं होता था। विभिन्न निम्न श्रेणी की मानव चरणीय साधना विधियों के बीच अंतर बहुत अधिक था। इस प्रकार जो शिष्य 100 से अधिक रैंक के थे, उन्होंने अपने से नीचे के शिष्यों की तुलना में कहीं बेहतर साधना विधियां सीखीं। लिन मिंग ने कुछ देर तक देखा, और जैसे ही उसने झांग कैंग का नाम देखा, वह अचानक हिल गया। छाया रहित कला। मुझे लगता है कि यह वह खेती पद्धति है जिसे झांग कैंग खेती करते हैं। जैसे ही लिन मिंग की नजर लेबल पर पड़ी तो वह उस पर 7 नाम लिखे देखकर दंग रह गए। इस खेती पद्धति का वास्तव में सभी ने स्वागत किया। लिन मिंग ने अपनी आत्मा की शक्ति को ज़ेड स्लिप में डुबो दिया और इन साधना पद्धतियों का अवलोकन उसके दिमाग में आया। छाया रहित कला, भारी आक्रमण, हल्का बचाव। कृषक का वास्तविक सार घनत्व और शुद्धता अत्यंत उच्च होगी। वे एक पूरे मंच से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट से भी तुलना कर सकते हैं। यह वास्तव में अपने साथियों के बीच सबसे अच्छी और सबसे उत्कृष्ट निम्न श्रेणी की मानव चरणीय साधना विधियों में से एक है। यह मध्यम श्रेणी की मानव चरणीय साधना पद्धति होने से बहुत दूर नहीं है। हालांकि इस साधना पद्धति का अभ्यास करना आसान नहीं है, और जो बड़ी सफलता के चरण तक पहुंचते हैं वे बहुत कम हैं। इसलिए कृपया अपनी पसंद में विवेकपूर्ण रहें। इस अवलोकन को देखकर और यह पढ़कर कि यह बहुत कठिन था, इसलिए किसी को सावधानी से इसका अभ्यास करना होगा, लिन मिंग केवल मुस्कुराए और हंसे। अर्थ हॉल में 100 रैंक से ऊपर के सभी लोग प्रतिभावान थे। जितना अधिक ये कहा गया कि इसे विकसित करना कठिन था, उतना ही अधिक वे बहादुर और अभिमानी प्रतिभाएं इसकी इच्छा करेंगी। यह साधना पद्धति भी अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। वे इसे कैसे नहीं चाहते? लेकिन निश्चित रूप से इस खेती पद्धति में लिन मिंग की कोई रुचि नहीं थी। वह इधर उधर देखता रहा और लापरवाही से किसी एक को चुनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी एक कोने में एक बुकशेल्फ के पास घूमते हुए उसके कदम रुक गए। भाला कला। अध्याय 67। अज्ञात ग्रेड मार्शल कौशल। क्या ऐसी कोई साधना पद्धति है जिसमें भाला कला भी शामिल हो? वांग यानफेंग की
सत्य के 9 पथ एक साधना पद्धति थी जिसमें तलवार कौशल था। ऐसा लगता है कि कुछ साधना विधियां विशेष रूप से कुछ प्रकार के हथियारों पर केंद्रित हैं और उनमें उनसे संबंधित तकनीकें होंगी। लिन मिंग फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक नामक शेल्फ पर एक जेड स्लिप के लिए पहुंचे। हालांकि 2 शब्दों की नींव में उच्च गुणवत्ता वाली किसी चीज का शानदार स्वरूप नहीं था, लेकिन लिन मिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को जेड स्लिप में डुबोया और इस फाउंडेशन स्पीयर तकनीक का सारांश देखा। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक सभी भाला कौशल की नींव है। यह सीधा प्रहार, वाइड स्वीप, फूल नृत्य, हत्या चक्र और ऐसे अन्य प्राथमिक भाला कौशल सिखाता है। इसमें कोई भाला मार्शल कौशल शामिल नहीं है और यह सबसे सरल निम्न श्रेणी के मानव कदम साधना तरीकों में से एक है। ये देखकर लिन मिंग को वांग यानफेंग के सत्य के 9 पथ याद आए जब वे लड़े थे। वांग यानफेंग ने सत्य के 9 पथ का उपयोग किया था और उनका असली सार तलवार की धार पर 9 चमचमाते हरे धावों में बदल गया था। यह मार्शल कौशल अतुलनीय रूप से भव्य और आंखों को प्रसन्न करने वाला था। सत्य के 9 पथ की उत्कृष्ट सुंदरता की तुलना में फाउंडेशन स्पीयर तकनीक बहुत सामान्य और साधारण लगती थी। इसमें केवल भाला कौशल की सबसे सरल शैली थी और यही कारण है कि इसे सबसे सरल प्रकार की निम्न श्रेणी की मानव चरणीय साधना विधि कहा जाता था। लेकिन लिन मिंग ने यह नहीं सोचा कि सादगी में कुछ भी गलत या बुरा है। साधना पद्धति जितनी अधिक जटिल होगी, उतनी ही अधिक गलतियां और खामियां होंगी, और इस प्रकार की साधना पद्धति का अभ्यास करने के लिए भारी मात्रा में समय खर्च करना जरूरी नहीं था क्योंकि बाद में इसे फेंकना होगा। यदि ऐसा था तो सबसे बुनियादी कौशल का अभ्यास करना सबसे अच्छा होगा। स्ट्रेट थ्रस्ट, वाइड स्वीप, फ्लावर डांस, किलिंग सकल और ऐसे अन्य बुनियादी कौशल सीखना कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वे भविष्य की सभी भाला तकनीकों से संबंधित हैं। जब तक वह इस सरल शैली को बड़े सफलता चरण तक अभ्यास करेगा, वह इसकी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। मार्शल कौशल में किसी भी असमानता को दूर करने के लिए लिन मिंग के पास शीर्ष श्रेणी का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल, कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस, भी था। मैं इसे लूंगा, लिन मिंग ने निर्णय लिया। उन्होंने फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक के साइड लेबल पर नजर डाली और देखा कि उस पर कोई नाम ही नहीं था। फाउंडेशन शब्द ने वास्तव में दूसरों को इसके प्रति कोई रुचि महसूस नहीं करने दी। इसके अलावा यह भाले से संबंधित है, जिसका कई अन्य लोगों ने अभ्यास नहीं किया। यह बहुत अच्छा है कि कोई भी इसकी खेती नहीं करता। अब मुझे समय आरक्षित नहीं करना पड़ेगा। इस भाला कला को चुनने के बाद लिन मिंग ने अपनी चाल तकनीक को चुनना शुरू किया। उन्होंने उपलब्ध लॉस्ट स्टेप्स, हेवन पासिंग लैडर, क्लाउड हैंगिंग रोप, 7 स्टार ड्रिफ्टिंग क्लाउड, स्वान फेदर इत्यादि पर नजर डाली। इनमें से प्रत्येक साधना नियमावली बेहद प्रभावशाली थी और उसके नाम बेहद आकर्षक थे। उदाहरण के लिए, स्वान फेदर फॉल ऐसा कहा जाता था कि इसे बड़ी सफलता के चरण में विकसित करने के बाद कोई व्यक्ति अपने वास्तविक सार का उपयोग करके गहरे नीले आकाश में बिना किसी बाधा के उड़ सकता है, जैसे कि वे उड़ते हुए हंस के पंख पर हों। जहां तक 7 स्टार ड्रिफ्टिंग क्लाउड का सवाल है, ऐसा कहा जाता था कि बड़ी सफलता के चरण तक पहुंचने के बाद कोई भी एक बार में 7 कदम उठा सकता है, बिना यह बताए कि यह कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ। यह ऐसा था मानो हर पैर बिग डिपर के 7 तारों पर से गुजर रहा हो और कोई बादलों पर चलने और उन 7 कदमों के भीतर ईश्वरीय गति प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि लिन मिंग ने इन सभी की जांच करते समय अपना सिर हिला दिया। वह कोने कोने में घूमते रहे और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक नाम की एक साधना पद्धति चुनी। लिन मिंग का विचार बहुत सरल था। इन आंदोलन तकनीकों की पंक्तियों के बीच पढ़ते हुए उन्होंने सच्चे सार को प्रसारित करने और इसे पैर और पैर की मांसपेशियों की ताकत के साथ समन्वित करने के लिए कुछ विशेष तरीके का उपयोग किया और इस प्रकार चारों ओर घूमने की एक विधि बनाई।
हालांकि इन गति तकनीकों को विकसित करने से किसी की गति को कई गुना तक बढ़ाना संभव हो जाता है। एक बार जब उसके पास उच्च श्रेणी की गति तकनीक आ जाती है, तो उसे अपनी पुरानी पद्धति को त्यागना होगा और नए सिरे से अभ्यास करना होगा। लिन मिंग किसी निम्न श्रेणी की मानव कदम गति तकनीक पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हालांकि उनके सुनने में बहुत अच्छे नाम थे जो कानों को अच्छे लगते थे, अंततः वे मैनुअल थे जिन्हें 7 प्रोफाउंड वैलीज द्वारा कूड़े के रूप में त्याग दिया गया और अंततः यहीं खत्म हो गया। उन्होंने अपनी आंदोलन तकनीक का चयन किया और अब मार्शल कौशल चुनने का समय आ गया था। वास्तव में मार्शल कौशल आंदोलन तकनीकों के समान था। एक बार जब उसने कुछ बेहतर सीख लिया, तो अंततः पुराने को बदल दिया जाएगा। लेकिन अभी लिन मिंग के पास एक वास्तविक आक्रमण पद्धति का अभाव था, इसलिए वह एक अच्छी पद्धति का चयन करने और उसे अपने भाला कौशल के साथ संयोजित करने के लिए तैयार था। लिन मिंग की आवश्यकताएं कई थीं। वह कुछ भी फैंसी या आडंबरपूर्ण नहीं चाहता था। वह कोई दिखावटी लेकिन सारहीन चीज नहीं चाहता था। यह कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसका उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सके। कुछ ऐसा जो हमला करने के लिए छल या भ्रम का उपयोग न करता हो, कुछ ऐसा जो कम शक्ति वाला न हो, और कुछ ऐसा जो भाले के साथ इस्तेमाल किया जा सके। लिन मिंग ने लगभग सभी मार्शल कौशल की जांच की और उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो उनके मानदंडों से मेल खाता हो। कोई आश्चर्य नहीं, बाहरी मंडप के मार्शल कौशल बेकार थे जिन्हें 7 गहन घाटियों ने समाप्त कर दिया था। 7 प्रोफाउंड वैली जेड पर्चियां प्राप्त होने के बाद उनकी समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार थी। जिम्मेदार प्राचीनों के पास निश्चित रूप से बड़ी अंतर्दृष्टि थी। जो कुछ बचा है वह अच्छा कैसे हो सकता है। जब उसने कुछ निराशा महसूस करते हुए खोज जारी रखी, तो लिन मिंग अचानक रुक गया। हम यहाँ टूटी जेड पर्चियां क्यों हैं? लिन मिंग ने पाया कि एक बुकशेल्फ पर कई टूटी हुई जेड पर्चियां छिपी हुई थीं। क्या ये भी साधना पद्धतियां और युद्ध कौशल हैं? लिन मिंग ने बेतरतीब ढंग से एक जेड स्लिप का टुकड़ा उठाया और उसमें अपनी आत्मा की शक्ति डाल दी और सारांश उसके दिमाग में प्रकट हुआ। उच्च श्रेणी का मानव कदम मार्शल कौशल। मार्शल कौशल अज्ञात है। हानि दर 90% है। एक बार जब जेड स्लिप टुकड़ों में टूट गई, तो उसके अंदर की अधिकांश जानकारी भी नष्ट हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह साधना पद्धति थी या मार्शल कौशल। एक बार जब हानि दर 90% तक पहुंच गई तो सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के लिए भी इसका अभ्यास करने में सक्षम होने का कोई रास्ता नहीं होगा। लिन मिंग ने देखना जारी रखा और पाया कि इनमें से अधिकांश टूटी हुई जेड पर्चियां उच्च श्रेणी की मानव चरणीय खेती विधियां थीं, और इसमें कई निम्न श्रेणी की मिश्रित पर्चियां भी थीं। यह सामान्य था। आखिरकार, यदि यह केवल निम्न श्रेणी की साधना पद्धति या मार्शल कौशल होता, साथ ही अधूरा होता, तो इसे निश्चित रूप से बहुत पहले ही फेंक दिया गया होता। इसे यहाँ क्यों रखा जाएगा? लेकिन बहुत बुरा, भले ही यह निम्न श्रेणी की पृथ्वी कदम साधना पुस्तिका हो, शीर्ष स्तर के अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन की तुलना में, जो देवताओं के दायरे से आया था, यह स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा होगा। यह भी अधूरा था, तो लिन मिंग के लिए इसका किस प्रकार का मूल्य होगा? हालांकि ये साधना विधियां उच्च स्तरीय हैं, प्रतिभाशाली शिष्य इन्हें नहीं चुनेंगे क्योंकि इनका अभ्यास करना असंभव है। मेरे पास अराजक गुण लड़ाकू मेरिडियन है। इन मार्शल कौशल का प्रयास करने में मेरा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। लिन मिंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी और वह देखना बंद ही करने वाला था। तभी उसने अचानक अपनी आंख के कोने में कुछ देखा और मुड़ गया। यह एक जेड स्लिप थी जिसमें बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फर्स्ट नाम का मार्शल कौशल था। इस मार्शल कौशल का प्रारंभिक भाग गायब था और इसलिए इसे ग्रेड नहीं दिया जा सका। जेड पर्चियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार केवल वह बुजुर्ग था जिसने इसे निम्न श्रेणी के अर्थसटेप मार्शल कौशल के रूप में रखा था। बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट वास्तव में एक अश्लील नाम था। स्वान फेदर फॉल क्लाउड हैंगिंग रोप
और ऐसे अन्य भव्य वायुमंडलीय खेती पद्धति के नामों जैसे सुरुचिपूर्ण और आकर्षक नामों की तुलना में यह बस एक गंदा भिखारी था। लेकिन लिन मिंग वास्तव में जानते थे कि मार्शल कौशल और साधना पद्धति के नाम निर्माता द्वारा चुने गए थे। कुछ कमजोर कृषक कुछ बाधाओं में फंस गए थे और अब प्रगति नहीं कर सकते थे। ये कमजोर मार्शल कलाकार अपना पूरा जीवन साधना विधियों या मार्शल कौशल का एक सेट बनाने में बिताएंगे, और भले ही यह क्षमता में सीमित था, फिर भी वे सोचने के लिए अपना दिमाग लगाते थे एक आकर्षक और शानदार नाम का। शानदार मार्शल कौशल और साधना पद्धतियां ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी भी उनके नाम की भव्यता पर निर्भर नहीं होंगी। ये शरीर फाड़ने वाली हड्डी चकनाचूर करने वाली मुट्ठी अपने सादे और अश्लील शब्दों के साथ पूरी तरह ईमानदार कही जा सकती है। हालांकि लिन मिंग ने इस मैनुअल पर इसके नाम के कारण नहीं, बल्कि इसके हमलों से दुश्मन के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ध्यान दिया। जेड स्लिप पर इसका वर्णन किया गया है। त्वचा पर कोई घाव नहीं दिखेगा, लेकिन आंतरिक हिस्सा नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसे बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट नाम दिया गया है। त्वचा पर कोई घाव नहीं दिखेगा, लेकिन आंतरिक भाग नष्ट हो जाएगा। लिन मिंग को अचानक कैओटिक वर्च्यूज कॉम्बैट मेरिडियंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ्लो लाइक सिल्क में वर्णित नर्म कठोरता की अवधारणा याद आ गई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का तथाकथित फ्लो लाइक सिल्क किसी की ताकत पर पूर्ण नियंत्रण को संदर्भित करता है, और ये अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बड़ा सफलता चरण था। रेशम की तरह प्रवाह के साथ, जैसे ही कोई लोहे की लकड़ी के पेड़ पर मुक्का मारता है, छाल तो ठीक हो जाती है, लेकिन कोर कपास के रेशों में बदल जाती है। क्योंकि बुजुर्ग की यादों में कुछ हिस्से गायब थे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ्लो लाइक सिल्क थोड़ा अस्पष्ट और अधूरा था, इसलिए लिन मिंग उस चरण की पूर्ण सीमा तक नहीं पहुंचे थे। ये बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट कुछ हद तक कैओटिक वर्चुज कॉम्बैट मेरिडियंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ्लो लाइक सिल्क के समान है। जैसा कि वे कहते हैं कि सभी जीवित चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, शायद शरीर फाड़ने वाली हड्डी चकनाचूर करने वाली मुट्ठी के पीछे भी वही सिद्धांत है जो रेशम की तरह बहना है। लिन मिंग ने बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट की जांच जारी रखी। हालांकि इस मार्शल कौशल में कई खंड गायब थे, फिर भी जो भाग थे वे लिन मिंग को कई ज्ञान देने में सक्षम थे। सच्चे सार को मुट्ठी में कंपन करने दो। यदि कंपन की आवृत्ति सुसंगत है, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी, और यह कंपन दुश्मन के आंतरिक भाग में संचारित हो सकता है और उनके शरीर को नष्ट कर सकता है। तो यह ऐसा ही है। जिस वरिष्ठ ने इस बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट को बनाया, उसे सच्चे सार और ताकत में इसकी उपयोगिताओं के बीच संबंध की बहुत गहरी और व्यापक समझ रही होगी। यद्यपि देवताओं के दायरे की साधना विधियां बिल्कुल उत्तम और अद्वितीय हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि देवताओं के दायरे के कौशल वे सभी चीजें हैं जिनके बारे में स्काईस्पेल महाद्वीप के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं या जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। स्काईस्पेल महाद्वीप की विरासत और विरासत का इतिहास पहले ही 10,000 साल से अधिक हो चुका है। 10,000 वर्षों से कई अद्वितीय प्रतिभाएं और राक्षसी प्रतिभाएं मौजूद रही हैं। उनके लिए देवताओं के क्षेत्र के कुछ पहलुओं में समान परिणाम प्राप्त करना कोई अजीब बात नहीं है। ऐसा सोचकर लिन मिंग ने इस मार्शल कौशल मैनुअल को चुना और इस तरह उनका एक साधना पद्धति और 2 मार्शल कौशल का सेट पूरा हो गया।